धर्मराज सर, एक तो जो हमारा अभी का सब्जेक्ट है, एक छोटी टिप्पणी उस पर, और साथ में जरा एक चीज और जोड़ना चाहता हूं सर। अभी तक जो मीटिंग हो रही थी इंडिया गठबंधन की, जब हम कांग्रेस पार्टी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंडिया गठबंधन की ओर चलते हैं, वो अब तक ऑनलाइन हो रही थी, 5 स्टार होटल्स में हो रही थी, एक नेता का बयान भी कांग्रेस के आया था। अब ये जो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो निकाली गई है, क्या इसको इंडिया गठबंधन की एकजुटता के टेस्ट के तौर पर भी देखा जा सकता है? ये कहा जा सकता है कि जो जिस तरीके से न्योता सबको दिया गया है, चूंकि जब ऑनलाइन मीटिंग में ही सार्वजनिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबको इनवाइट कर दिया था, तो क्या इंडिया गठबंधन के जो है वो इसको देखा जा सकता है कि ये एक टेस्ट है कि आप एक मंच पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर आते हैं तो उसका कितना व्यापक असर और व्यापक मैसेज जाएगा देश के अंदर? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक यात्रा के हाँ। अनुभवों की बात है, उसके बारे में हमारे अलग-अलग वरिष्ठ साथियों ने अपनी बातें रखी है। मैं इसको केवल मतलब एक पहलू निश्चित रूप से मैं ये समझूंगा कि इसकी ज़रूरत थी, और मैं इसको केवल कांग्रेस की यात्रा या राहुल गांधी की यात्रा के संदर्भ में नहीं देखना चाहता। मैं समझता हूँ कि आज जो है देश में जिन बुनियादी मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता है, उन मुद्दों को चर्चा के केंद्र बिंदु में लाने में पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा ने भी एक भूमिका अदा की, और ये यात्रा भी मुझे लगता है कि एक हस्तक्षेपकारी भूमिका अदा करेगी। और आज जो है ये दरअसल यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है, वो नैरेटिव तय करती है और उस नैरेटिव पर जो है दूसरों को ज्वाइन करने के लिए कंपेल करती है, बाध्य करती है। यही अब तक होता रहा है। और ये जो 22 मार्च का जो पूरा इवेंट है, मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का इवेंट ही है। ये जो इवेंट है, इस इवेंट को भी एक नैरेटिव के रूप में तब्दील कर दिया गया और दूसरे लोगों को जो है उसमें जॉइन करने के लिए बाध्य किया गया। ये अलग बात है कि बहुत सारे मसलों पर जो है ये कुछ उल्टा भी पड़ता दिख रहा है उनके खुद के लिए। शंकराचार्यों का बयान आना, और जिस धर्म के को पुष्ट करने की वो बात कर रहे हैं, या एक पूरा एक कम्युनल पोलराइजेशन का डिविसिव एजेंडा के साथ केवल एकमात्र 24 के लोकसभा एजेंडा को ध्यान में रख के वो जो ये कर रहे हैं, तो जिस हिंदू धर्म के आधार पर या हिंदुओं को एक मुश्त पोलराइज करने के लिए उन्होंने ये जो चलाया है, उसके अंदर ही बहुत सारे अंतर्द्वंद और कॉन्ट्रडिक्शन भी उभर कर सामने आए। तो ये उनके लिए एक तरह से एक संकट भी पैदा कर रहा है। लेकिन असली जो सवाल है, इन 10 सालों के मतलब एनडीए बोले, एनडीए तो है ही नहीं, खैर वर्तमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी के शासनकाल की जो सबसे बड़ी मतलब विषमताएं हैं, और जिसमें कहीं भी जनता के जो असली सवाल हैं वो कहीं फोकस में रहे ही नहीं। और एक इस तरीके का एकदम नफरत का जो माहौल है, जिस नफरत के माहौल में हर समस्या के लिए जो है अपने बगल में रहने वाले पड़ोसी को, धर्म विशेष के लोगों को ही अगर अब उनके एनिमी के रूप में खड़ा करने की जो कोशिश हो रही है, तो उसमें जो असली सवाल हैं, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे वो भूखमरी का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, जनता के किसानों की आत्महत्या का सवाल हो, आम जो लोग हैं उनके लिए जीवी आजीविका के लिए पीडीएस का सवाल हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वभौम राशन का सवाल हो, या जो कर्मचारी तबके हैं उनके लिए जो है ये पुरानी पेंशन का सवाल हो, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए जो है सोशल सिक्योरिटी का सवाल हो, नौकरी का स्थायित्व का सवाल हो, बड़े पैमाने पर जो एनमास पब्लिक सेक्टर का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और वो प्राइवेटाइजेशन मतलब एक किस्म से जो है जो नेशनल एसेट है, जो राष्ट्रीय संपत्ति है, वो राष्ट्रीय संपत्ति को जो है निजीकरण के नाम पर जो है या विकेंद्रीकरण के नाम पर पूरी तौर पर जो है कॉर्पोरेट्स के हवाले करने की जो उनकी मुहिम है, ये कहीं ना कहीं जो है पूरे देश में जो है चर्चा में, एजेंडा में कहीं मुद्दे के रूप में, विशेष करके उनके द्वारा नियंत्रित मीडिया में कहीं चर्चा का विषय नहीं। और उस अनुरूप ये जो यात्रा है, ये यात्रा कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसीलिए ये आवश्यक था, ताकि जनता के असली मुद्दों पर भी बात हो। मणिपुर से जब इस यात्रा की शुरुआत हुई, तो वो मणिपुर जो आज भी एथनिक वायलेंस में, जाति हिंसा में, ये जो नफरती हिंसा है, उस हिंसा की सबसे जघन्यता और सबसे चरम भोग रहा है। और उस मामले में जो है आज भी हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री की चुप्पी, प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर अब तक न जाना, जिस मणिपुर के अंदर ये घटनाएं हो रही है, उस मणिपुर के अंदर उस राज्य के मुख्यमंत्री को अब तक ना हटाया जाना,
और आज भी जो है इस मामले में केंद्र सरकार की जो चुप्पी है या केंद्र सरकार का जो नकारापन है, मणिपुर से ही जब ये इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। और उस अनुरूप मैं समझता हूं कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा के जरिए व्यापक रूप से इंडिया गठबंधन को इसका कितना लाभ होगा, कांग्रेस इसका कितना लाभ उठा पाएगी, केवल राजनीतिक लाभ के नजरिए से कहीं अधिक मैं व्यक्तिगत रूप से ये समझता हूं कि देश को आज मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जनता के जो असली सवाल है, उन सवालों पर भी कहीं ना कहीं विमर्श हो, और वो विमर्श गोदी मीडिया में संभव नहीं है। वो विमर्श प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिनकी लोकतंत्र में एक चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका रही है, जनता के असली सवालों पर जो है जनता के बीच में एक संवाद कायम करना, एक विचार विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, और कहीं ना कहीं जो है जो जन मुद्दों को स्थापित करने में उसकी जो भूमिका थी वो पूरी तौर पर खत्म हो गई है। आज का मीडिया कॉर्पोरेट मीडिया हो गया, गोदी मीडिया हो गया। वहां सुबह से लेकर शाम तक जो है अभी सारे मीडिया में क्या चर्चा का मुद्दा है ये सबको मालूम है। उनके विमर्श में जनता कहीं नहीं है, मजदूर कहीं नहीं है, किसान कहीं नहीं है, छात्र कहीं नहीं है, नौजवान कहीं नहीं है, महिला कहीं नहीं है, हिंसा पर कोई बात नहीं है, निजीकरण पर कोई बात नहीं है, जनता के बुनियादी मुद्दों पर कोई बात नहीं है। तो सवाल ये है, विमर्श के लिए आखिरकार कोई ना कोई ऐसा मंच बने, और वो विमर्श का सबसे बड़ा मंच सड़क है, ये यात्राएं हैं, जिनके जरिए जो है जनता के उन मुद्दों पर जनता के साथ संवाद स्थापित किया जा सकता है, और जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर जनता को विभाजन की राजनीति की ओर जो ढकेलने की कोशिश हो रही है, और केवल वोटों की फसल के लिए हिंदुस्तान की संविधान और उसकी जो बुनियादी प्रस्तावना है, उनकी जड़ों की चूल्हे हिलाने की जो कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ एक प्रतिरोध, एक प्रतिकार और एक असल सवालों पर विमर्श की जो आवश्यकता है, मैं समझता हूं उस संदर्भ में मैं इस यात्रा को देखने की कोशिश करना चाहता हूं। और उसमें कहीं ना कहीं जो है इस संदर्भ में ये यात्रा जो है, पिछली यात्रा भी कहीं ना कहीं सफल हुई, ये यात्रा भी उस नजरिए से सफल हुई। जी दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये गठबंधन केवल मात्र जो है एक भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में पराजित करना, केवल इस नजरिए से अगर कोई गठबंधन बनता है तो मुझे लगता है कि उसकी सफलता जो है संदिग्ध होगी। इसीलिए जो मूल प्रश्न है कि देश को अगर विकल्प चाहिए मौजूदा निजाम का, तो वो विकल्प क्या होगा? वो विकल्प व्यक्तियों का नहीं, नीतियों का विकल्प चाहिए। वो विकल्प जो है किसी एक चेहरे विशेष के विकल्प के रूप में, किसी एक दूसरे चेहरे का विकल्प नहीं, बल्कि जनता के बुनियादी प्रश्नों पर, बुनियादी सवालों पर किस रूप में जो है देश को, जो 75 साल के हमारी गणतंत्र की यात्रा पूरी हो रही है 26 जनवरी को, उस गणतांत्रिक भारत, जिस भारत की परिकल्पना के लिए असंख्य बलिदान और कुर्बानियां हुई है, उस भारत के गणतंत्र के मूल तत्वों को ही आज जो है उलटने की जो कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ किन विकल्पों पर, कौन सी वैकल्पिक नीतियों पर इंडिया का गठबंधन क्या वैकल्पिक रास्ता तय करेगा, रास्ता सुझाएगा, केवल चेहरे का नहीं, नेता का नहीं, नीति के विकल्प का ये जो संघर्ष है, संग्राम है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के अलायंस की मीटिंग में भी ये बात हुई कि केवल जो है नेताओं का ऊपरी स्तर पर एका कायम करने से नहीं, बल्कि नीचे बड़े पैमाने पर जनसंघर्षों में जनलामबंदी के जरिए इस विमर्श को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है। और इसीलिए जो है मुझे लगता है आगामी दिनों के अंदर हर राज्य की राजधानियों, जैसा उन लोगों ने तय किया, राजधानियों में रैलियां होंगी, और हमारी जो एक वैकल्पिक मॉडल पर कि आखिरकार ये इंडिया मोदी के इस सो कॉल्ड जो है कॉर्पोरेट कम्युनल नेक्सस के खिलाफ हम क्या जो है वैकल्पिक मुद्दों या वैकल्पिक नीतियों के आधार पर जो है इन चुनावों में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर जो चर्चा होगी, उस नजरिए से इस यात्रा को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी इससे कुछ ताकत मिलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जी आखिरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये यात्राएं केवल वहां नहीं, हर स्तर पर इस किस्म की यात्राओं की जरूरत है, ताकि भारतीय जनता पार्टी ये जो नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रही है, या फिर केवल धर्म को जो है बाकी सारी समस्याओं के विकल्प के रूप में खड़ा करने की कोशिश,
या जनता के असली जो जीवन से जुड़े हुए जो दैनंदिन सवाल हैं, चाहे वो सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का सवाल हो, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का सवाल हो, महंगाई चरम पर जो है जिससे जो है लोगों का जीना मुहाल हुआ उसका सवाल हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूरी व्यवस्था को जो उन्होंने ध्वस्त कर दी उसका सवाल हो, रोजगार के सवाल को पूरी तौर पर उन्होंने हाशिए पर ढकेल दिया उसका सवाल हो, सेना तक में जो है अग्निपथ पथ और अग्निवीर के नाम पर जो है सेना की नौकरियों तक को ठेकाकरण में तब्दील कर दिया उसका सवाल हो, चाहे केवल पूरी देश की सारी जो संपदा है, जिस संपदा को आम जनता के खून और पसीने की कमाई से निर्मित किया गया, चाहे हमारे एयरपोर्ट्स हो, चाहे हमारा रेल हो, चाहे हमारा कोयला हो, चाहे हमारा इस्पात हो, चाहे हमारा इंश्योरेंस LIC हो, जल इंश्योरेंस सब्सिडरीज हो, हमारा नेशनलाइज बैंकिंग सेक्टर हो, पूरी जो हमारी व्यवस्था के जो सार्वजनिक ढांचे हैं, ताना बाना है, उस सब की जो नीलामी की जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के खिलाफ जो जनता का, मजदूरों का, किसानों का, मेहनत कशों का, आम लोगों का एक जो व्यापक संघर्ष है, उस संघर्षों की अभिव्यक्ति को भी जो है ज्यादा प्रबल रूप में अभिव्यक्त करने के लिए भी इस किस्म के संघर्षों की, इस विमर्श को आगे बढ़ाने की, ऐसी यात्राओं की बहुत अधिक आवश्यकता है। धर्मराज सर, मैं आपके पास आता हूं। ये जो एक बात कही जा रही थी अभी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी उस समय इंडिया गठबंधन जैसा कोई सीन नहीं था, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। अगर इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़ जाते हैं और मजबूती के साथ जुड़ते हुए जिस तरीके से अभी तक देखे गए हैं, अगर जुड़ जाते हैं तो क्या कुछ बदल जाएगा? कितनी बदली हुई तस्वीर होगी और इसका जो असर होगा वो कितना बदलेगा आने वाले लोकसभा चुनाव को? तक जो चर्चा हुई उस चर्चा के आधार पर एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, ये इतना सारा माया जाल और ताना बाना बुनने के बावजूद, या फिर इस चरम हद तक विभाजनकारी राजनीति को पहुंचाने और उसमें जो है राम मंदिर के निर्माण को भी लाकर खड़ा करने के बावजूद, सारा जो विज्ञापन है या पूरे चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी को भी ये मालूम है कि केवल इसी मुद्दों पर जो है, इस नफरती आग में भी जो है उनकी चुनाव की रोटी की सफलता संभव नहीं है। और ये जो बार बार वो प्रचार कर रहे हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, यानी उनको भी ये मालूम है कि इतना धर्म के आधार को इतना राजनीतिक रूप से एक हथियार के रूप में तब्दील करने के बावजूद, मंदिर को इतना बड़ा इवेंट बना देने के बावजूद, उनके खुद के अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है कि केवल यही वैतरणी उनको पार कर देगी। और ऐसा क्यों है, उसके आंकड़े जो है अभी हमारी एक सहयोगी साथी ने आपके सामने दिया है। इसीलिए कल तक जो है वो जिसको रेवड़ियां कहा करते थे, चाहे आप जो है इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी की बात कर लो, फार्मर्स को फर्टिलाइजर में सब्सिडी की बात करो, किसानों की ऋण माफी की बात करो, फसल के उचित दाम की बात करो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करो, उसको लेकर, या फिर जो है धान की खरीदी पर अलग अलग राज्यों के अंदर दिए जाने वाले बोनस की बात करो, उसको वो ये कहते थे कि ये रेवड़ियां हैं। लेकिन आज जो है ये विधानसभा चुनाव के दरमियान जो है उसी रेवड़ियों को जो है गारंटी के रूप में जो है मोदी की गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और सबसे शर्मनाक पहलू ये है, मैं ये समझता हूं, ये जो वर्तमान सरकार है बीजेपी, उसकी जो बुनियादी राजनीति है वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी हमारे संघवाद के बुनियादी तत्वों के खिलाफ है। इसलिए कि जिस गारंटी की वो बात कर रहे हैं उनमें से हर एक विषय राज्य की अनुसूची का हिस्सा है और उस पर जो है राज्य के निर्णायक नीतिगत फैसलों के बिना कोई भी केंद्र सरकार कोई नीतिगत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, फैसला नहीं कर सकती। लेकिन मैं वो जिस रूप में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं उसका एक मतलब मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि एक इंडिविजुअल जो है हमारे देश में या हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में कोई एक प्रधानमंत्री जो है अपने नाम के साथ उसकी गारंटी जोड़कर इस तरीके का कोई कैंपेन नहीं कर सकता, इसलिए वो तो निंदनीय है। लेकिन अगर वो गारंटी में जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो क्या है, जिन्हें कल तक वही जो है रेवड़ियों की संज्ञा दिया करते, ये वही है जिन्होंने मनरेगा को जो है देश के लिए सबसे बड़ा बोझ कहा था। और आज जो है वो मनरेगा की दुर्गति करने के बावजूद उनको ये कहना पड़ रहा है कि हाँ, रोजगार गारंटी किसी न किसी रूप में जो है लोगों को रहना चाहिए। जो हमारे साथी ने कहा कि जो 2 करोड़ रोजगार का वादा कर रहे थे वो पूरा नहीं कर पाया, 10,000 15,000 लोगों को जो है पर्चे बांट रहे हैं, प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, नौकरियों के पत्र बांट रहे हैं।
तो इसका मतलब है वो खुद ये जान रहे हैं उनके अंदर भी जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है, वो खुद ये मान रहे हैं उनके अंदर भी इसको लेकर जबरदस्त डायलेमा है कि कॉर्पोरेट मीडिया, पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरा तंत्र हिंदुस्तान की तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके लोकतंत्र की जड़ों को पूरी तौर पर खत्म करके नए नए आइकॉन गढ़ने की सारी प्रक्रिया अपनाने के बावजूद और सबसे चरम में मंदिर के इवेंट को इस रूप में पेश करने के बावजूद उसका क्या नतीजा होगा उसे लेकर उन्हें संशय है। और इसीलिए जो आर्थिक प्रश्न है, आर्थिक पक्ष है, उस पक्ष को भी वो इग्नोर नहीं कर पा रहे और इसीलिए कल तक जिसको रेवड़िया कहते थे आज इसको गारंटी के रूप में वो पेश कर रहे। तो इसीलिए बहुत कठिन है डगर पंघट की। ये केवल इंडिया अलायंस का सवाल नहीं है, ये बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। और हमारे वरिष्ठ साथी ने, हमारे जो काश प्रोफेसर शशि जी ने, कि भाई पिछले बार जो है वो जिन राज्यों के अंदर अरे अब राजस्थान में वो 25 से ज्यादा सीटें तो जीत नहीं सकते ना, वो पिछली बार जीत चुके हैं। अरे यूपी में जो है वो 65 सीटें, 80 में से 65 सीटें पिछली बार जीत चुके हैं, उनमें से और कितना ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे। मध्य प्रदेश का भी आलम वही है, छत्तीसगढ़ का भी आलम वही है। हिंदी भाषी राज्यों की पट्टियों के अंदर में वो गुजरात के अंदर जितनी सीटें वो पिछली बार जीते, वे नई सीटें तो नहीं बढ़ा सकते ना। तो हिंदी भाषी पट्टी, जिस पट्टी के अंदर इसका सबसे ज्यादा आभामंडल है या जिस पट्टी के अंदर जो है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है, वहां वो उससे ज्यादा और कितना आगे बढ़ सकते। और दक्षिण के अंदर उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में ऑलरेडी साथियों ने कहा, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं। तो इसलिए इतना आसान नहीं है और इसीलिए असली मुद्दों पर जनता के विमर्श का ये जो प्रक्रिया है और वो जो नैरेटिव तैयार कर रहे हैं उसके खिलाफ कोई एक काउंटर नैरेटिव, भारत वही नहीं है जिस भारत की परिकल्पना वो कर रहे हैं। हमारे देश में हम शुरू से ये कहते रहे हैं धर्म व्यक्ति का निजी मसला है, मेरी व्यक्तिगत आस्था। भाई अगर हम ईश्वर को परमात्मा भी अगर मानते हैं तो मेरी आत्मा और परमात्मा के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की या पक्ष की जरूरत नहीं है। और मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलने का माध्यम क्या होगा ये तय करने का हक मुझे है। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच में ये तीसरी जो राजनीति आ रही है उसको जो है, जो लोग धर्म को मानते हैं, धार्मिक आस्था पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो भी आत्मा और परमात्मा के बीच में ये जो राजनीति लाकर जो है खड़ा करने की जो कोशिश हो रही है उसको उस रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि ये संघर्ष केवल मोदी बनाम किसी इंडिया गठबंधन की या किसी एक केवल राजनीतिक एजेंडे की बात नहीं है। मुख्य बात यह है आज ये टकराव आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की परिकल्पना आरएसएस की, भारत की परिकल्पना की बीजेपी की और भारत की परिकल्पना भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, सरदार पटेल की, अशफाक उल्लाह खां की या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की या पंडित नेहरू की, या जिस भारत को आज तक गढ़ा गया, ये उसके बीच का एक वैचारिक टकराव का एक बड़ा निर्णायक संग्राम, और मैं उसी रूप में इसको देखने की कोशिश करता हूं।